हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम से शुरुआत की थी अपनी, और स्पेक्ट्रम का हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्टिंग की थी। तो पिछले लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था डिटेल में कि पुर्तगाली सबसे पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में चार यूरोपियन देशों के, स्पेशली चार यूरोपियन देशों के शासन रहे, जैसे पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिशर्स और फिर फ्रेंच आए। तो पुर्तगाली हमने लगभग देख लिए थे, अब थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे जो रह गया था हमारा पार्ट। उसके बाद डच और ब्रिटिशर्स भी आज ही कंप्लीट कर देंगे हम, फिर हमारे फ्रेंच रह जाएंगे। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में इसलिए देख रहे हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप यूरोपियंस का आगमन हुआ, यूरोपी हमारी कंट्री में आए और उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, रूल किया, ताकि आपको फिर आगे के जितने भी लॉ पास हुए, क्योंकि जब इनकी आपको स्ट्रेटजी पता होगी, जितने भी यूरोपियन आए थे, तो उनकी व्यापार की स्ट्रेटजी हो या अपने व्यापार को कायम रखने की स्ट्रेटजी हो, तो उस स्ट्रेटजी के मुताबिक उन्होंने लॉ पास की। तो आपको ऑटोमेटिकली ही आप इंटरलिंक कर पाएंगे कि जब वो अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को स्टेबल रखना चाहते थे ताकि वो लॉन्ग टर्म तक यहाँ व्यापार कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुनाफे की जगह थी ये। जितना भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे या साउथ ईस्ट नेशंस थे, जैसे कि आपका हमारा इंडिया और आप श्रीलंका, मालदीव्स, इसी तरह मॉरिशियस, या फिर आपके जितने भी मॉरिशियस तो फिर भी इंडियन ओशन में आ गया और फ्रेंच टेरिटरी, आज भी वो फ्रेंच टेरिटरी है, लेकिन इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सारी कंट्रीज़ पर उन्होंने किस तरह शासन किया और उनकी क्या मंशा थी कि उनका शासन लंबे समय तक चलता रहे। तो यहाँ तक हमने अपने पहले लेक्चर में देख लिया था, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि 1487 में बार्थोलोमियो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होता हुआ, जैसे कि हमने देखा था अफ्रीका का ये एक रफ मैप है, और यहाँ से होता हुआ इधर से ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सारी, और जैसे कि ये इटली और ये मेडिटेरेनियन सी, फिर उसके बाद आपका गल्फ़ नेशन शुरू हो जाते हैं, गल्फ़। तो ये सारा यहाँ से होते हुए पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाल स्पेन का पार्ट था, तो वो यहाँ से होता हुआ साउथ अफ्रीका की, क्योंकि तब उस टाइम जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ स्वेज नहर नहीं थी, स्वेज नहर बाद में बनी है 19वीं शताब्दी में। तो वो यहाँ से होता हुआ साउथ अफ्रीका के सदर्न कोस्ट से होता हुआ इंडिया, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया के तट पर आया। तो कुछ ऐसा ही मैप, रफ मैप है, थोड़ा आप को हंसी भी आएगी इस पर, लेकिन कुछ ऐसा ही आपको समझाने के लिए काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर वो सदर्न कोस्ट से होते हुए ये पुर्तगाली जो नाविक था बार्थोलोमियो दियाज, ये 1488 में आया, और इसके 10 वर्ष बाद यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुँचा। क्योंकि इस बार्थोलोमियो दियाज के दक्षिणी सिरे से आने के बाद, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से आने के बाद, इसको आप जानते होंगे कि दक्षिणी सिरे को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप। तो इसके आने के बाद से ही इसको ये नाम दिया गया। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 10 वर्ष बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसके बाद उसने व्यापार में इतना मुनाफा कमाया कि वो 4 साल बाद ही, यानी कि 2 साल में वो वापस लौटा, यानी कि 1500 ईस्वी में वो वापस लिस्बन लौटा, पुर्तगाल लौटा, और उसके बाद पुर्तगाल से वो वापस 1502 में फिर से भारत आया, कालीकट पर आया, कालीकट पहुंचा, और व्यापार और विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। और जमेरिन से एक जमेरिन था उस समय एक जमेरिन जो कि डच यूरोपियन था, डच यूरोपियन, उससे उसके संबंध शत्रुतापूर्ण थे, यानी कि मित्रतापूर्ण नहीं थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि दोनों ही कंप्यूटर थे उस टाइम, डच और पुर्तगीज कंप्यूटर थे, पुर्तगीज जो थे कंप्यूटर थे। तो आपके डचों ने वहाँ पर अपने हल्के हल्के पैर फैलाना इंडिया में शुरू कर दिए थे। तो इसके बाद से है फिर 1509 ईस्वी में, हमने टाइमलाइन भी सारी बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई है, ताकि आपको ईजी वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने में दिक्कत ना हो। फिर पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों, फितोरियों पर कब्जा करना चाहते थे। अब ऐसा था कि जो इंडिया के व्यापारिक जितने भी आपके वेस्टर्न कोस्ट था, वेस्टर्न कोस्ट से जितने भी लगे हुए आपके ये स्थल थे, व्यापारिक स्थल, या आप वेस्टर्न कोस्ट कह सकते हैं, नाविक बेड़े जो थे, यहाँ पर बंदरगाह जो थे, इन बंदरगाहों को फितोरिया कहा जाता था। ये फितोरिया कहलाते थे, और ये फितोरिया जो होते थे व्यापारिक स्थल होते थे। अब आपने देखा होगा कि यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये इस तरह के नेमिंग या टर्मिनोलॉजी यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती है इस तरह के कुछ डिफरेंट वर्ड्स पर जो यूनिक हो एकदम। जैसे कि आपने देखा, आपने अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे आईएएस के या ईपीएफओ के, तो आईएएस में एक बार शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2017 में या 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि
ये जितने आपके वो जो होता है कारवां किससे संबंधित है, या कारवां नहीं, एक टर्म यूज़ किया जाता था, वो एक वर्ड आया था बंजारे। यूपीएससी 2017 या 2016 के प्री एग्जाम्स में एक वर्ड पूछा गया था कि बंजारा किससे संबंधित है, बंजारे का निम्न में से क्या कार्य था या किससे संबंधित है, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था और आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको सही ऑप्शन चूज करना था। तो बंजारे क्या होते थे, एक घुमक्कड़ व्यापारिक जनजाति थी, तो इसका एंशिएंट हिस्ट्री में यूज़ किया गया है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे कि फितोरिया, इसमें आपको 3 फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक फितोरिया क्या थे, फितोरिया एक व्यापारिक स्थल होते थे या अड्डे होते थे। अब इनका क्या उद्देश्य होता था, यहाँ से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। दूसरा फैक्ट ये हो गया, पहला फैक्ट ये व्यापारिक स्थल थे, दूसरा फैक्ट इनसे नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। और ये फितोरिया कौन कहलाते थे, किसने रखा था, ये किसके अंडर में थे, ये फितोरिया पुर्तगीज के अंडर में थे, पुर्तगाली व्यापारिक स्थल थे। अब पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत के इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, यानी कि फितोरियों पर उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया, क्योंकि यहाँ से उन्हें पूर्वी अफ्रीका यानी कि पश्चिमी भारत से लेकर पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के देशों तक जाने के लिए, अपना माल सप्लाई करने के लिए इन वेस्टर्न कोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब इसके बाद होता है कि जमेरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया। तब पुर्तगालियों ने वहाँ गोलाबारी की। जमेरिन जो था उस टाइम मुसलमानों का फेवर करता था, हालांकि वो मुसलमानों का फेवर अपने पर्सनल, अपने इंडिविजुअल उसके लिए अपने इंटरेस्ट में करता था, क्योंकि ऐसा अगर वो मुसलमानों को फेवर नहीं करता तो मुसलमान खिलाफ हो जाते, और जब मुसलमान खिलाफ हो जाते तो वो आसानी से पुर्तगीज़ के फेवर में चले जाते, वही फिर फार्मूला हो जाता, या वही आप कहावत कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो अगर मुसलमान इनके दुश्मन थे पुर्तगीज़ के, और जमेरिन भी दुश्मन था, तो जमेरिन के दोस्त कौन हो गए, मुसलमान हो गए। तो जमेरिन ने उस टाइम अपना मतलब निकालने के लिए, अपना इंटरेस्ट साधने के लिए मुसलमानों का साथ दिया और वहाँ से पूरी कोशिश की पुर्तगालियों के, ताकि पुर्तगालियों के अंडर में ये जगह ना आए। लेकिन पुर्तगालियों ने बलपूर्वक वहाँ पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों ने कालीकट की शत्रुता, कोचीन और कालीकट, भाई क्या डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। कोचीन मालाबार क्षेत्र, आपको ये सब चीज़ें इंटरलिंक करके पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जैसे कि आपको पता होगा ये भारत का वेस्टर्न कोस्ट है, तो मालाबार तट कौन सा कहलाता है, मालाबार तट ये कहलाता है केरल का तट, और केरल में ही कोचीन स्थित है, तो केरल मालाबार तट कहलाता है। और ये मुंबई या गोवा तट कहलाता है, उसके ऊपर आपका सह्याद्री तट कहलाता है। तो ये सारे तटों के नाम, कोंकण तट, गोवा तट को कोंकण तट भी कहते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सह्याद्री, कोंकण तट, मालाबार, या आपका मालाबार, इन तटों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसके बाद आता है 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया और उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। यानी कि 1510 में गोवा को जो है, यहाँ पर जो गोवा स्थित था, इसे अपना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र को के एक छत्र बादशाह हो गए, जिसे इस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। यानी कि उन्होंने जब वहाँ से स्पेनिश सम्राट को अलग किया, यानी कि स्पेन के जो कब्जे से ये हिस्सों को छुड़ाया, उसके बाद स्पेनिश साउथ ईस्ट नेशन में शिफ्ट हो गए, साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्ट हो गए, यानी कि फिलीपींस, मालदीव, इंडोनेशिया तक ही सीमित हो गए। और अब इंडिया के जो है ये अकेले एस्तादो द इंडिया कहलाने लगे। पुर्तगीज़ जो हैं अब अकेले मालिक हो गए इंडिया के व्यापार के। क्यों? अब एक चीज़ और देखें कि आपने अगर हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि जिस टाइम पुर्तगीज़ ने या यूरोपियन ने आना शुरू किया है, या यूरोपियन का ध्यान आकर्षित हुआ है इंडिया की तरफ। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ तब ध्यान आकर्षित हुआ, इंडिया की तरफ उनका पहले से ही ध्यान था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हुकूमत थी, जो गल्फ नेशंस हैं या अरब नेशन आप जिनको कहते हैं, यहाँ ये एक यूनिटी के अंतर्गत था। यह यूनिटी किसके नाम से थी? ये ऑटोमन एम्पायर की थी। अगर आप डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये ऑटोमन एम्पायर का उस टाइम अधीन था सारा एरिया। आपका टर्की से लेकर इराक, ईरान और ये जितने भी गल्फ नेशंस हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यमन, ये और मिस्र का कुछ हिस्सा, ये सारा ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था। और यहाँ तक कि जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन हैं, जैसे लीबिया, मोरक्को, ये सारे, मोरक्को आपको पता होगा कि जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और स्पेन को और मोरक्को को अलग करता है। तो यहाँ से बिल्कुल यूरोपियन तट से लगा हुआ है, अटलांटिक तट से और मेडिटेरेनियन तट से, और ये बीच में इनके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये सारा एरिया जितना था वो
ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। और ओटोमन साम्राज्य यहाँ से मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्यापार में मुनाफा कमाते थे, कहीं कहीं डायरेक्ट व्यापार करते थे और कहीं कहीं मीडिएटर के रूप में काम करते थे कि जो चीज़ उनके यहाँ पैदा नहीं होती थी या जिस चीज़ का वो व्यापार नहीं कर पाते थे उस चीज़ के ट्रेड रूट को वो प्रभावित करते थे और वहाँ से चुंगी वसूल करते थे। तो एक नया इतिहास 1505 में आरंभ हुआ जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नया गवर्नर था, 3 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया और नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति सुदृढ़ करने को कहा गया। अब इसको ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था इसको 3 साल के लिए भारत में नियुक्त किया गया एज अ गवर्नर और इसको कहा गया कि यहाँ पर पुर्तगीज़ की जो है कंडीशन जो है इसको इम्प्रूव करें और इनको दृढ़ता प्रदान की जाए। और अदन, आर्मूज और मलक्का, ये गल्फ ऑफ एडन आपको पता होगा, ये आप पर्शियन गल्फ और ओमान के बीच है। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ हार्मूज ना सॉरी गल्फ ऑफ एडन जो है आपकी अफ्रीकन नेशन और सऊदी अरब के बीच है। सऊदी अरब यमन का जो हिस्सा है वहाँ के बीच है। हार्मूज जो है हार्मूज भी कहते हैं, हार्मूज, गल्फ ऑफ हार्मूज और मलक्का स्ट्रेट आप सभी को पता है कि इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया वाले रूट पर, इसको बंद करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया क्योंकि इन तीनों ही स्टेट्स पर मुस्लिम्स का कब्जा था। क्योंकि इंडोनेशिया भी आपको पता है कि मुस्लिम नेशन है और सऊदी और जो गल्फ नेशन से वो तो मुस्लिम नेशन ऑलरेडी ही थे क्योंकि वो सारे ऑटोमन एम्पायर के डायरेक्ट अंडर में थे। और जितने भी उसके अदर नेशंस थे जैसे कि दूर दूर जितने भी इंडिया या आपका इंडोनेशिया जो है वो इनडायरेक्टली ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था क्योंकि यहाँ पर मुसलमान होते थे। तो जहाँ पर मुसलमान होते थे वहाँ पर वो खिलाफत को मानते थे, यानी कि जो सबसे बड़े खलीफा थे उस्मानिया सल्तनत के अंतर्गत उन्हीं को ही अपना वो डिक्टेटर मानते थे कि उनका जो आदेश होता था वही वो सब पर लागू होता था पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर मुस्लिम हुकूमत होती थी या जितने भी मुसलमान होते थे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने को अंजादीवा, कोचीन, कैन्नौर और किल्वा में किलेबंदी करने की सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ाई। अब क्योंकि पूरा व्यापार यूरोपियंस का पूरा व्यापार जो था वो लाल सागर से होता हुआ जाता था, जैसे कि हमने आपको बताया था जो रेड सी से होता हुआ ये सारा जाता था। और ये आपका अफ्रीकन नेशन से कुछ ऐसे इस तरह के, ये आपका अफ्रीकन नेशन से, तो ये जो रेड सी का हिस्सा है यहीं से होता हुआ ये अलेक्जेंड्रिया तक आते थे, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद समुद्र तट से होते हुए लाल सागर तक, यानी कि रेड सी जो है ये रेड सी तक आते थे और रेड सी से ये अपना आगे विस्तार करते थे, यानी कि ईरान, पाकिस्तान और भारत, यानी कि पूरा वो तो एक ही अंग था, तो भारत को व्यापार किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम नेशंस ने यानी कि ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ पर अपनी चौकसी बढ़ाई इनके जहाज़ों को रोकने के लिए और लूटने के लिए। अब जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना था, मूर मुसलमान थे, जल्दी इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की ओर से गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया। अब अल्मेडा का पुत्र इसमें मारा गया। इसमें गुजराती सेना जो थे, गुजराती की सेना ने और पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना ने इनको पुर्तगालियों को यहाँ पर 1507 में हराया। लेकिन अगले वर्ष 1508 में अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, यानी कि अगले ही वर्ष उसने 1508 में दोनों की नौसेना से बदला ले लिया। अब पुर्तगालियों की विस्तार की रणनीति शुरू होती है। अब यहाँ से वो एक्सपेंशन शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी ताकत मिस्र की ताकत को हराया था। उस टाइम मिस्र और टर्की सबसे बड़ी ताकत थे ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, उसके पास अधिक बड़ी व व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपना बेस स्थापित किया, यानी कि जितने भी समुद्र के प्रवेश द्वार, यानी कि जहाँ जहाँ कोस्ट लाइन होती थी वहाँ पर उसने अपना एंट्री गेट स्थापित किया। मतलब एंट्री गेट से मतलब ये है कि वहाँ पर बंदरगाह बनाए और बंदरगाहों पर नौसैनिक बेड़े स्थापित किए। अब भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही, यानी कि जो इनके द्वितीय गवर्नर थे, पहले गवर्नर कौन थे हमने देखा, वो अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और उसके बाद दूसरे गवर्नर कौन था, पहले तो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और दूसरे गवर्नर हमने आपको बताया कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर थे। अब अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया। 1509 में इसे वायसराय नियुक्त किया गया 6 साल बाद, और 1515 में इसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। यानी कि 1509 में इसके आगमन हुआ, फिर उसके बाद 1509 में इसे गवर्नर नियुक्त किया गया, और 1515 में यानी कि इसके 6 साल बाद बिल्कुल टाइमलाइन आप 6 से करके भी फिगर में भी याद रख सकते हैं। 1503 में आया, उसके बाद 6 साल बाद 1509 में गवर्नर नियुक्त, उसके 6 साल बाद 1515 में इसने पुर्तगाली स्थापना की में विशेष भूमिका निभाई, और 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। यानी कि 1510 में ही इसने 1 साल बाद, गवर्नर बनने के 1 साल बाद ही इसने बीजापुर के राजा से
बीजापुर के राजा के अधीन जब पहले गोवा था, तो गोवा को बीजापुर के राजा से छीन लिया गया। अब गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था ये, और एक सामरिक स्थल भी था, और जैसे कि आज भी उसके लोकेशंस आप देख सकते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए नेवी कोस्ट गार्ड हमारा इंडिया आज की करंट डेट में भी इंडिया का नेवी कोस्ट गार्ड वहाँ पर स्थित है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पे आज भी स्थित है। तो यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। मालाबार व्यापार कौन सा? जैसे कि हमने आपको बताया वेस्टर्न कोस्ट पे जितना भी व्यापार है वो मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट, कोंकण तट, सहाद्री तट, गोवा तट, ये सब इसी के ही नाम है। और मलक्का 1515 ईस्वी में मलक्का और कुर्मुस ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अब यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर और कुर्मुस पर या हारमूस पर, हारमूस को कुर्मुस भी कहते थे ये लोग पुर्तगाली, इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब सिर्फ गल्फ ऑफ एडन बची, गल्फ ऑफ एडन का रास्ता बचा। अब अलबुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। जब नौसेना मजबूत होगी तो आप याद रखिए तभी किसी भी स्ट्रेट पर, क्योंकि स्ट्रेट क्या होता है, एक पतली सी जल संधि होती है जो दो भूखंडों को, यानी कि जमीन के अर्थ के दो भूखंडों को अलग अलग करती है। वो एक पतली सी जल संधि होती है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हुआ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हुआ, स्ट्रेट ऑफ मेडागास्कर हुआ। जितनी भी स्ट्रेट हैं वो क्या है, वो दो भूखंडों को अलग करने वाली जलधाराएं होती हैं, और जलधाराओं पर कब्जा वही कर सकता है जिसकी नौसेना मजबूत हो। तो अब इन्होंने क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर कब्जा कर लिया पुर्तगीज ने, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी कब्जा कर लिया, तो अब जाहिर सी बात है इसका मतलब इनकी नेवी बहुत कैपेबल हो चुकी थी। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पुर्तगीज ने अपनी नेवी पर बहुत ज़्यादा खर्च किया था, और उन्होंने उनके वहाँ से राजाओं ने उनकी मदद की थी, पुर्तगीज के और स्पेन के राजाओं ने उनकी नई नई खोजों के लिए मदद की थी। जितनी भी नौवहन खोजें थी, यानी कि समुद्री खोजों के लिए पैसा दिया जाता था, उनको आर्थिक मदद दी जाती थी, जिससे कंपास का आविष्कार हुआ। कंपास का आविष्कार किसने किया? पुर्तगीज ने किया। इसी तरह जितने भी इन्होंने बारूद का आविष्कार किया, हालांकि बारूद का तो उसके बाद मुगलों ने भी आविष्कार किया था 1526 में, लेकिन बारूद का इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए बहुत ज़्यादा। इन्होंने शिप्स के थ्रू लड़ाइयाँ लड़ी बारूद के थ्रू। फिर उसके बाद होता है गोवा पर कब्जा। 1510 में अलबुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था, और अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। यानी कि अलेक्जेंडर के बाद, सिकंदरिया के बाद ये पहला भारतीय क्षेत्र था जो किसी यूरोपियन के अंडर में आया। फिर मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो गया। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, आप सोकोत्रा आइलैंड का आपको लोकेशन पता होगी, अगर आपने देखा है तो सोकोत्रा आइलैंड कुछ ऐसा है आपका, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद ये यमन और ओमान की स्थिति है, और यहाँ पर सोकोत्रा आइलैंड है। सोकोत्रा आइलैंड यहाँ पर स्थित है। तो सोकोत्रा द्वीप पर सुमात्रा का सचिन दुर्ग भी आपको पता है, श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है, उसमें भी आपको पता है, आप न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि कोलंबो पोर्ट पर चाइना की नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस देखी जा रही है। यहाँ नए किले स्थापित किए गए, और 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने चीन की संचाओ द्वीप पर भी बस्ती बसाना शुरू की। यानी कि अब उन्होंने पूरा फार ईस्ट तक कब्जा करना शुरू किया। अब यहाँ पर कुछ टाइमलाइन और है। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे कि सबसे पहले जब यूरोप से आया जाएगा इंडिया इसमें समुद्री मार्ग के थ्रू, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट ही पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले जितने भी कब्जे किए वो वेस्टर्न कोस्ट पर ही किए। जैसे 1531 में चाउल पर, 1532 में दीव पर यानी कि दमन दीव, 1534 में सालसेंट और बेसिन पर, 1536 में किरागानोर, मैगलोंट, होनावर, भटकल, कैन्नौर, किविलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने भी खोले। अब उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ किया, यानी कि अब कारखाने खोलने के बाद यहाँ पर पहले तो इन्होंने यहाँ के पोर्ट्स पर कब्जा किया। पोर्ट्स के अंदर जो अंदरूनी भाग था यहाँ पर इन्होंने कारखाने स्थापित किए। कारखानों को दुश्मनों से बचाने के लिए इसकी किलेबंदी की गई। यानी कि अब पहले तो चीज़, अगर कोई दुश्मन आएगा तो सबसे पहले वो इनके बंदरगाह पर इनकी नौसेना का सामना करेगा। अब जब वो अगर नौसेना का सामना करने के बाद अगर बच के निकल गया तो फिर इसको सामना करना पड़ेगा यहाँ जो बाहर इनकी मिलिट्री खड़ी होगी, यानी कि इनकी मिलिट्री सेना भी होगी, जो थल सेना होगी, थल सेना वहाँ पर किले पर होगी। अब इनको जब किले की दीवारें बंद होगी, अगर इन्होंने थल सेना को भी 1% हरा दिया किसी ने, दुश्मन ने, तो उसको फिर इनकी किले की दीवारों को भी झेलना पड़ेगा। तो इस तरह उन्होंने बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सेफ कर दिया अपनी किलेबंदी, अपने कारखानों को दुश्मनों से बिल्कुल सेफ कर दिया। यानी कि अपने कारोबार को उन्होंने बिल्कुल दुश्मनों से बिल्कुल सेफ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी जो था पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब जो इसका कारखानों का मेन जो चीफ होता था उसे कौन नियुक्त करता था? वो पुर्तगाल का यानी कि पुर्तगीज का सम्राट एम्परर नियुक्त करता था। यानी कि अब भी डायरेक्टली जो चल रहा था सारा कंट्रोल वो वहाँ के राजा का चल रहा था। अब पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, अब इन्होंने अपना इम्पैक्ट इस पर जमाना शुरू किया, ट्रेड पर। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। अब इन्होंने कोशिश की जो पूर्वी तट है वहाँ पर भी सीधा संपर्क स्थापित किया जाए, ताकि, क्योंकि उसकी एक वजह यह थी कि इनके आने के बाद डचों की स्थिति
पुर्तगीज के बाद डच आने लगे थे तो डचों की स्थिति मजबूत होने लगी थी। तो डच, ताकि वो पहले तो वहाँ पर फार ईस्ट में या साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में, जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया में, यहाँ पर पहले ही आ चुके थे। तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ये यहाँ से निकलकर सीधे अब फार ईस्ट से इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू एंटर इंडिया में ना कर दें। तो इन्होंने यहाँ पर भी डायरेक्ट चौकसी करना शुरू करी और यहाँ के बंदरगाहों को भी कब्जा करना शुरू किया। तो इन्होंने कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वस्त्र आदि इकट्ठा किया। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि इन्होंने जितना ईस्टर्न कोस्ट था, ईस्टर्न कोस्ट पर नागापट्टनम जो बंदरगाह था तमिलनाडु का, वहाँ पर इन्होंने अपना बंदरगाह स्थापित किया पुर्तगालियों ने, ताकि यहाँ से डायरेक्ट ईस्टर्न नेशन जो फार ईस्ट नेशन है या साउथ ईस्ट एशिया नेशन से, जैसे कि आपका इंडोनेशिया हुआ या मलेशिया हुआ, ये इन सारे नेशन से डायरेक्टली व्यापार किया जा सके। अब नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम मेलपुर, सैंथोम ये शायद आंध्र प्रदेश में या बंगाल में, वो सॉरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव की में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अब यहाँ महमूद शाह जो थे उन्होंने 1536 ईस्वी में इन्हें खुद ही न्योता दे दिया बंगाल के अंदर आने का। अब इन्होंने बंगाल में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी और अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खोले। बुंदेल रीजन किधर है? यूपी में। और अकबर की अनुमति से हुगली कहाँ है? आपका बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। यानी कि उस टाइम तो पूरा बंगाल एक ही था। तो बंगाल में इनको अकबर ने अनुमति दी फैक्ट्री खोलने की और शाहजहां ने बुंदेलखंड में इनको अनुमति दी। फिर इसके बाद 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व रहा। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। यानी कि जो पुर्तगीज राजा था उसने पूरे व्यापार को अपने अंडर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। अब भारतीय जहाज़ों से कई तरीकों से पैसा वसूला जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया शुरुआत में कि यूपीएससी इस तरह के वर्डिंग पर या टर्मिनोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। कार्टेज व्यवस्था आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्टेज व्यवस्था किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग, और आपको एक ऑप्शन उसमें होगा कि व्यापार से संबंधित है, पुर्तगालियों के व्यापार से संबंधित है। तो भारतीय जहाज़ों से इस तरह से वसूला जाता था। ये भारतीय जहाज़ों से पुर्तगालियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। आपसे इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देगा कि कार्टेज व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित थी? ये डचों की नौसेना थी, या फिर किसी का किलेबंदी थी, या पुर्तगालियों द्वारा भारत से वसूला जाने वाला कर था, भारतीय जहाज़ों से वसूला जाने वाला कर, या किसी अन्य का दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपसे घुमा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्टेज व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि गोवा में एक वायसराय को नियुक्त किया गया, क्योंकि गोवा एक रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था और व्यापारिक दृष्टि से भी। तो लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। यानी कि अगर कोई बिना लाइसेंस के, जैसे कि आज आप आज भी देखते हैं, जैसे कि अगर शराब है तो शराब सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही ठेकों से बेची जा सकती है। अब कोई इलीगल बेच रहा है, यानी कि बेच तो शराब ही रहा है, फिर उसे पुलिस पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि उसने लाइसेंस नहीं लिया है। तो इस तरह बेच तो शराब ही रहा है, जहर थोड़ी बेच रहा है। मतलब वैसे तो पब्लिक गवर्नमेंट की नज़र में तो जहर नहीं है ना, भले ही वो किसी की नज़र में जहर हो, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में तो जहर नहीं है। तो अब शराब अगर आप बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं तो फिर वो इलीगल है, लेकिन वही शराब जब लाइसेंस लेकर बेच रहे हैं तो वो लीगल है। तो बेच तो एक ही प्रोडक्ट रहा है, लेकिन लाइसेंस कंपलसरी है। तो इसी तरह इन्होंने पुर्तगीज ने किया। तो पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं था। यानी कि जो फार साउथ स्टेट थे हमारे इंडियन सदर्न स्टेट, वहाँ पर इनका डायरेक्ट मुगलों का कंट्रोल नहीं था। सिर्फ अगर कुछ हद तक कहें तो औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के शासनकाल में जो साउथ के स्टेट थे वहाँ तक कुछ डायरेक्ट कंट्रोल रहा था। उससे पहले कि किसी राजा का नहीं था, और उसके मरने के बाद भी वहाँ नए नए शासक पूरे इंडिया के अंदर खड़े हो गए। अब पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वो वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार कर रहे हों। अब मान लीजिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको कुछ खरीदना है, किसी से आपको दुकान से कुछ खरीदना है, तो आपके पास कुछ होना चाहिए उसे दुकानदार को देने के लिए। दुकानदार के पास या तो आपके पास कैश मनी हो, जो कि वहाँ पहले सिस्टम नहीं था, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो वो एक्सेप्ट करे। जैसे कि सोना, गोल्ड हमेशा से एक्सेप्ट किया जाता रहा है किसी भी कंट्री द्वारा, किसी भी दौर में। जब गोल्ड की खोज हुई है उसके बाद किसी भी दौर में गोल्ड को एज अ एक्सचेंज मनी एक्सेप्ट किया जाता रहा है।
और आज भी किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई लिक्विडिटी होती है, एकदम ये तुरंत कैश में परिवर्तित किया जा सकता है, कहीं पर भी बेचा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा आप किसी और चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे जल्दी, या दूसरा भी नहीं करेगा। इसे गोल्ड और सिल्वर कुछ जो बहुमूल्य धातुएं हैं, स्पेशली अगर गोल्ड ही की बात करें तो गोल्ड ही सबसे पहले विनिमय के रूप में यूज़ किया जाता था। तो ये यही करते थे पुर्तगीज, जितने भी आपने देखा होगा। इसी तरह अंग्रेजों ने भी यही किया, शुरू में ब्रिटिशर्स ने भी यही किया कि वो जितनी भी वस्तुएं खरीदते थे भारत से या बंगाल से, वो क्या करते थे, उसके बदले जो उनको पैसा थोड़ी देते थे, उनको पैसा ना वो पैसा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर उनको वहां पर ब्रिटिश डॉलर यूरो दिया जाता या ब्रिटिश पाउंड दिया जाता तो ब्रिटिश पाउंड का उनसे क्या मतलब, उनके हमारे यहाँ टका चल रहा था या जो भी कुछ करेंसी चल रही थी, तो वो यहाँ एक्सेप्ट कोई दूसरा नहीं करेगा। जब एक बंगाली ने दूसरे बंगाली को टका के अलावा कोई और करेंसी देगा तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, या तो वो गोल्ड दे या अपनी ही करेंसी दे जो बंगाल में चल रही है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से सोना चांदी लाते थे। इसी तरह जितने भी यूरोपियन नेशंस थे वो अपने यहाँ से सोना चांदी, जो बेशकीमती रत्न होते थे, ज्वेलरी होती थी, वो लेकर आते थे और उसके बदले मसाले खरीदे जाते थे, कपड़े खरीदे जाते थे। जैसे मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। ये क्योंकि यहाँ की जलवायु ही ऐसी है कि यहाँ पर काली मिर्च का सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि आपने ये पढ़ा होगा। वेस्टर्न जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं जो आपके वेस्टर्न कोस्ट में हैं, आपके वेस्टर्न कोस्ट में जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पर चंदन की लकड़ी पाई जाती है। क्योंकि चंदन की लकड़ी कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, जो सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा, उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे पढ़ेंगे आप कि गुजरात से टाफ्टा नामक कपड़ा, क्योंकि अहमदाबाद में मिले थी, सूरत में मिले थी, इसकी कपड़े की कपास की मिलें बनाई गई थी, मुंबई में बनाई गई थी। तो यहाँ से उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा नाम का कपड़ा, चिंट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामासी बंगाल से लेके जाते थे, जैसे कि जूट से बनता है ये जटामासी। तो जूट का और पटसन का उद्योग कहाँ होते थे, आप बंगाल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट, उसको क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर जूट पैदा होता था। और दक्षिणी पूर्वी एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा करते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। वो कैसे कमाया, अब क्योंकि डायरेक्ट इनका कंट्रोल इंडिया के व्यापार पर तो हो ही गया, लेकिन अब दूसरा कंट्रोल इनका कहाँ था, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि इनका दूसरा कंट्रोल था जितने भी समुद्री रास्ते थे, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। तो इन्होंने जो दूसरे व्यापारी कहीं और से लाभ कमा कर लाते थे या कहीं और से कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाते थे, तो उनको रास्ते में इनको कर देना पड़ता था, और जो कर नहीं देता था या पैसा नहीं देता था उसको उसके जहाज़ों को ही लूट लेते थे। फिर इसके बाद है भारत में पुर्तगाली प्रशासन। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वाइसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था, एक काउंसिल के साथ काउंसिल के साथ काम करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों में कमी आई। अब वेडोर द फेजेंडा, अब एक और नया वर्ड टर्मिनोलॉजी है, वेडोर द फेजेंडा, इसका महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। वेडोर द फेजेंडा क्या था, ये एक पद होता था, जो किसका पद, जिसका कार्य राजस्व यानी कि रेवेन्यू और कार्गो यानी कि जितनी भी शिपमेंट्स होते हैं, कार्गो शिपमेंट्स जो है, और नौसैनिक बेड़े को भेजने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता था। ये एक पोस्ट थी, वेडोर द फेजेंडा। अफ्रीका से लेकर चीन तक के लिए कैप्टन के नियंत्रण अधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। अब संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठा और पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। अब आगे आते हैं इसमें वायसराय नीनो द कुन्हा। ये है वायसराय नीनो द कुन्हा, सॉरी ये वो हैं आपके गुजरात के शासक बहादुर शाह। ये बहादुर शाह की फोटो है। भारत में नीनो द कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, नवंबर 1529 में इन्होंने कार्यभार संभाला वायसराय नीनो द कुन्हा ने, और 1 वर्ष के पश्चात वो भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। अब इसने कोचीन से यहाँ से मुख्यालय को गोवा में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गोवा पहले ही रणनीतिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो गोवा के आइलैंड पर इसने 1530 में मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया पुर्तगालियों के। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। यानी कि मुगल शासक हुमायूं से बहादुर शाह की लड़ाई चलती थी, तो उसने क्या किया, उसने पुर्तगालियों की इसमें मदद ली। और पुर्तगालियों की मदद कैसे ली, उसने बेसिन द्वीप, बेसिन आइलैंड जो गुजरात तट के आसपास है, वहाँ बेसिन आइलैंड इसे सौंपा, पुर्तगालियों को सौंपा और इनको अपने साथ मिला लिया। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया, यानी कि इन्होंने साथ में दमन और दीव जो है, वहाँ पर दीव में भी इनको नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा। अब गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध,
अब 1536 में हुमायूं के गुजरात से चला जाने के बाद अब क्या होता है, पुर्तगालियों का जब इनको फेवर मिल जाता है, यानी कि सपोर्ट मिल जाता है महमूद शाह को, बहादुर शाह को, तो क्या होता है, अब हुमायूं की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। तो हुमायूं का कार्यकाल वैसे भी कम रहा था और हुमायूं की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, तो हुमायूं वहाँ से गुजरात से चला जाता है। अब उनके चले जाने के बाद अब तो पुर्तगालियों का कोई मतलब नहीं रह गया था, पुर्तगालियों से बहादुर शाह को कोई मतलब नहीं रह गया था। तो अब इनके संबंधों में दरार पड़ने लगी। पुर्तगालियों ने बातचीत शुरू की। वार्ता प्रक्रिया के दौरान बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया और मार दिया। यानी कि धोखे से यही करते थे, जितने यूरोपियंस ने ये किया वो धोखे से ही वहाँ के बादशाहों को या क्षेत्रीय राजाओं को इन्होंने अपने यहाँ बुलाया अपने दरबार में, और या फिर अपने यहाँ अपने नौसैनिक बेड़े पर, और उनको मार दिया। अब जहांगीर और पुर्तगाली, अब जहांगीर का पुर्तगालियों के साथ दौर शुरू होता है। धीरे धीरे जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया। यानी कि आप इसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले पुर्तगालियों पर इसने बहुत ज़्यादा दमनकारी नीतियाँ अपनाई जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो हल्के हल्के इनके बीच की दरारें दूर करना शुरू करी पुर्तगालियों ने। जैसे तैसे साम दाम दंड भेद अपनाकर पुर्तगाली और जहांगीर के बीच भेदभाव कम होने लगा। अब जब भेदभाव कम होने लगा तो पुर्तगालियों में इंटरेस्ट लेने लगा, उनके कारोबारों में, उनकी रणनीतियों में इसको इंटरेस्ट आया। क्योंकि मुगल क्या थे, मुगल हर किसी से सीखते थे कुछ ना कुछ। अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती थी, चाहे अपने दुश्मन की ही क्यों ना हो, या आपने बहुत सारे इंडियन जितने भी इंडिया में जितने भी शासक रहे यहाँ के लोकल, जैसे कि मुगल बाद में लोकल ही कहे जाएंगे क्योंकि वो उनकी जनरेशन यहीं पैदा हुई। तो उसके बाद राजपूत और मुगल या जितने भी क्षेत्रीय राजा थे, वो उनकी आदत ये थी कि अगर उनके सामने कोई दुश्मन भी है और उसकी कोई अच्छी रणनीति है तो वो उसको अपनी रणनीति में, उसकी रणनीति को अपनी रणनीति में अडॉप्ट करने की कोशिश किया करते थे। यानी कि दुश्मन की अच्छाइयों से सीखने की कोशिश किया करते थे। तो यही जहांगीर ने भी किया। तो जहांगीर ने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो पुर्तगालियों को ये लगा कि शायद ये हम में इंटरेस्ट नहीं बल्कि हमारे धर्म में, यानी कि क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट ले रहा है। तो क्रिश्चियनिटी को इन्होंने बढ़ाना शुरू किया जहांगीर के सामने। अब उसने उन्हें समर्थन भी देना शुरू किया। 1606 में उसने समर्थन देना शुरू किया। अब उनको बिल्कुल ये लगने लगा, एक वक्त में पुर्तगीज को बिल्कुल ये लगने लगा कि शायद जहांगीर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्रिश्चियनिटी को अपना लेगा। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसने उनको ऐसा इसलिए भी लगने लगा था क्योंकि 1608 में उन्होंने जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा दान भी दिए थे चर्च बनाने के लिए या फिर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए। आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए। इनकी सभाओं के लिए इजाज़तें दी गई। पुर्तगालियों को क्रिश्चियन सभाएं करने की इजाज़त दी गई। क्रिश्चियनों के जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई। गलियों और सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाज के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई। क्यों ऐसा है कि मुस्लिम, देखिए अगर आप थोड़ा कुछ हम अगर मजहब धर्म की बात करें, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, आपके क्रिश्चियंस हैं और एक ज्यूज़ हैं। ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन हैं। इनमें आपस में माना जाता है कि ये बिना एक दूसरे को धर्म को एडॉप्ट करें, ये शादी कर सकते हैं एक दूसरे की, लड़के और लड़कियों से। तो इनके यहाँ बिल्कुल हलाल है, मतलब शादी जायज़ है, लीगल है, बिल्कुल शादी वो लीगल कहलाएगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा बेहतर है कि एक दूसरे के धर्म में आ जाएं, यानी कि मुस्लिम अगर क्रिश्चियन से शादी कर रही है लड़की तो वो क्रिश्चियन हो जाए, या क्रिश्चियन मुस्लिम से कर रही है तो वो मुस्लिम हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर इनके धर्मों के अनुसार माना जाता है। लेकिन क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन होने की वजह से, क्योंकि ये तीनों अब्राहम की ही नस्लों में से हैं, डिसेंडेंट हैं, तो इसलिए इनकी आपस में शादियों को लीगल माना जाता है इनके रीति रिवाजों के अनुसार। अब इसमें आगे है पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। अब इसमें देख लेते हैं इनका ट्रेड जो इवेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजी। 1498 में वास्को डी गामा ने कालिकट तट की यात्रा की। फिर 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। पहला कोचीन में 1503 और 1505 में दूसरा दुर्ग कन्नूर में। और फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया, ये पहला गवर्नर था। फिर 1509 में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया, जैसे कि हमने देखा था गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को। और 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर को वायसराय बनाया गया और 1510 में इसने गोवा पर कब्जा किया। 1509 में हालांकि इसे बनाया गया था और 1510 में इसने गोवा पर कब्जा किया था। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पर कब्जा किया, यानी कि मलक्का स्ट्रेट पर। फिर 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमूज पर, स्ट्रेट ऑफ हरमूज, फारस की खाड़ी पर, यानी कि ईरान और पर्शियन गल्फ के बीच का जो रास्ता है उस पर कब्जा किया। फिर इसके आगे पुर्तगालियों का पतन। अब इनका होता है पतन होने लगता है 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, यानी कि 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 16वीं सेंचुरी के 1601 से लेकर 1610 के बीच में प्रथम पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। यानी कि जितना भी ईस्टर्न कोस्ट में था वो सब समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, यानी कि पुर्तगाल और स्पेन एक हो गए, एक कंट्री बन गए। और स्पेन के पतन के साथ इसका भी पतन हुआ है, यानी कि स्पेन जब बर्बाद हुआ, डिमोलिश हुआ, तो ये भी इसका भी डिमोलिश
1580 में पुर्तगीज भी डिमोलिश हो गए। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, यानी कि जो यूरोपियन वार में, यूरोप में जो वार हुई ब्रिटिशर्स के बीच और स्पेन के बीच, इसमें ब्रिटिशर्स ने स्पेन को करारी मात दी। तो इसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। फिर इसके बाद समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था, यानी कि इसमें एलिट क्लास का जो था वर्चस्व था, और व्यापारियों को इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। फिर धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे, यानी कि धर्म के मामले में जो पुर्तगीज थे उनको बिल्कुल पेशेंस नहीं था, और वो बिल्कुल कट्टर धर्मवादी थे, और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन किया, यानी कि उनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था अपने धर्म में और दूसरे के धर्म में। वो कट्टरता से कहीं कहीं, जहाँ पर कहीं प्यार का भी सहारा लेते थे कन्वर्ट करने के लिए, लालच भी देते थे, और कहीं अगर ये सब चीज़ें काम नहीं आती थी तो वो जबरन भी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करते थे। फिर उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर लिस्ले आपने देखा होगा बिल्कुल फार ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऊपर आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है और आधा हिस्सा एशियन नेशन में उसका तिमोर लिस्ले का आता है, और मकाऊ आइलैंड तक ही सीमित रह गया। फिर ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया, क्योंकि कुछ ब्राज़ील की एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी ही हैं जैसी हमारे इंडिया की हैं, तो इसलिए उन्होंने उधर को ध्यान कर लिया, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों से बच गए, वो अंग्रेजों से भी बच गए और साथ में उनको व्यापार भी उसी तरह का कुछ मिलने लगा। फिर पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था, तो पुर्तगाली जो व्यापारी थे उस पर राजा का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, इसलिए पुर्तगाली व्यापारियों को पूरा मुनाफा नहीं हो पाता था। फिर है डच। अब आते हैं डच, आगमन और गतिविधियां। अब इसमें जैसे हमने देखा था इस सीक्वेंस, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स और फिर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। अब डचों का आगमन होता है। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति अलग बिखर गई बिल्कुल, और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों में उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि 1650 ईस्वी तक पूरी तरह डच इंडिया में स्थापित हो गए। अब डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत और समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी, यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली ये जो है कमर्शियल इंस्टीट्यूशन था। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड पहले किसे कहा जाता था? नीदरलैंड्स को, और नीदरलैंड ही डच वासी कहलाते हैं। यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। अब एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड्स की राजधानी है, 1609 में एक्सचेंज बैंक बना तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम इसमें आरंभ किया गया, यानी कि बिल्कुल पूरी प्योर फॉर्म में जो है ये कमर्शियल रूप में चल रहा है, यानी कि बिजनेस की दृष्टि से ये आगे बढ़ रहा था। फिर इसके बाद होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये एक वाणिज्यिक उद्यम था, वाणिज्यिक कमर्शियल उद्यम था, एंटरप्रेन्योर था। अब जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा, और जिसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। हम इसको डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इस पर एक लेक्चर हमारा और आएगा, और उसके बाद हमारा बिल्कुल प्योर जो हमारे ईपीएफओ के जो एकदम सिर्फ ईपीएफओ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम डायरेक्टली अब उन्हीं को ही स्टार्ट कर देंगे। ये हम आपका सिर्फ बेस बनाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन हमने आपकी सिर्फ बेस बनाने के लिए इसको बहुत शॉर्ट में बनाया है। एक बार फिर हम जब आईएएस की तैयारी कराएंगे आपको, तो इस चैप्टर को फिर से एक बार कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। फिर इसमें मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली, यानी कि 1602 में डच संसद ने इनको इजाजत दी। डच जो संसद थी, पार्लियामेंट था, उसके परमिशन के बाद, डच पार्लियामेंट की परमिशन के बाद इनको यहाँ पर ईस्ट में व्यापार करने की, भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली। और कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। पूर्वी केंद्र जो था वो बेटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। अब यहाँ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी इनकी क्या थी? डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पुलिकट स्थित गैलेड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थी, यानी कि पुलिकट में जो बस्ती थी वो सिर्फ उसी की किलेबंदी की गई थी, बाकी किसी बस्ती की किलेबंदी नहीं की गई थी। और भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, जैसे कि 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट आपको पता है भारत के पूर्वी तट पर है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और पुलिकट पौंडीचेरी के बीच। 1616 में सूरत, यानी कि आपके पास वेस्टर्न कोस्ट पर, और 1641 में बिमलीपट्टम। फिर इसके बाद 1645 में कारिकल, 1653 में चिंसुरा, फिर चिंसुरा आपका बंगाल में है, उस टाइम बंगाल में था। 1658 में कासिम बाजार, पटना आपका तो पता ही होगा, बालासोर और नेगापट्टनम।
और 1663 में कोचीन। अब भारत के बाहर भी डचों द्वारा स्थापित या अधिकृत किए गए क्षेत्र कौन कौन से थे? 1605 में इन्होंने अम्बियोना, 1619 में मसाला द्वीप कहा जाता था इंडोनेशिया को, 1641 में मलक्का पुर्तगालियों पर विजय हुई, पुर्तगालियों को इन्होंने मलक्का स्ट्रेट से हटा दिया और मलक्का स्ट्रेट पर डच का कब्जा हो गया। 1658 में श्रीलंका पर, 1659 में तंजौर के तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता, यानी कि तंजौर के तट पर स्थित जो नेगापट्टम है वो भी डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। अब होता है डच व्यापार। फिर एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च और अन्य मसालों में रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का मुख्य केंद्र वहीं बन गया, यानी कि डचों ने अपना मुख्य केंद्र जो बनाया था वो इंडोनेशिया में बनाया था, क्योंकि ज्यादातर जो मसाले थे वो वहीं प्राप्त किए जाते थे। अब इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय क्षेत्रों को दक्षिण पूर्वी एशिया में लाकर भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्वी एशिया में लाकर मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से ड्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था और मसूलीपट्टनम में से नील का निर्यात किया जाता था। हालांकि नील का निर्यात यहाँ से बंगाल से भी होता था और मसूलीपट्टनम से भी होता था। डचों ने शोरे का निर्यात व्यापार को बहुत प्रभावित किया। इन्होंने पटना पर जो करा था अधिकार वो इसीलिए करा था क्योंकि बिहार में शोरे की बहुत ज़्यादा खाने हैं, यहाँ से शोरा प्राप्त किया जाता है। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। 17वीं शताब्दी हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स को स्टार्ट करेंगे। 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही 3 आंग्ल डच युद्ध लड़े गए। आंग्ल यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिशर और डच युद्ध लड़े गए जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति अब इसमें पिछड़ने लगी। अब अंग्रेजों को यहाँ 1717 में मुगल फरमान मिल गया यहाँ पर व्यापार करने का। अब इसमें इनको इजाजत जब अंग्रेजों को भारत में मिल गई मुगलों के द्वारा, तो अब डचों से वो आमना सामने की लड़ाई इसमें होने लगी। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद भारत में डच महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल खत्म हो गई। 1759 में आपको पता होगा बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच। ये आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी तरह आपको पता होगा इसमें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। अब वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि वो किस ईयर में हुआ था और किस किसके बीच लड़ा गया था। फिर इसके बाद आते हैं अंग्रेज। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हमने आपको बताया था बाद में, यानी कि 16वीं शताब्दी कौन सी हो गई? 1501 से लेकर 1599 तक। अब उत्तरार्ध मतलब 1550 के बाद का समय। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी, यानी कि 1550 के बाद में एशियाई वस्तुएं जो है, एशिया की जो वस्तुएं थी बनी हुई, जैसे कि आपकी नील, आपका मसाले, कपड़े, आपके वस्त्र, मसाले, रेशम, ये सारी चीज़ें, रेशम है, जूट है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचने लगी, यूरोप में पहुंचने लगी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। अब जाहिर सी बात है, ये यहाँ से कौन लेके जाता था? पुर्तगीज लेके जाते थे, उनके बाद डच लेके जाते थे। तो जब यहाँ से पूरे यूरोप में यही सबसे पहले पुर्तगीज बांट देते थे तो बहुत ज़्यादा पैसे पर देते थे, तो सबने सोचना शुरू किया कि क्यों ना डायरेक्ट वहीं से खरीदा जाए जहाँ से ये ला रहे हैं, क्योंकि बीच में मुनाफा बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि एक तो ये खरीद का पैसा ले रहे हैं, उसके बाद अपना जो टाइम इसमें लग रहा है 1-1, 2-2 साल का, क्योंकि पानी के जहाज़ों से जाते थे तो इतना ही समय लगता था, तो इतना समय का उसका मुनाफा ले रहे हैं। साथ ही फिर ये अपना उसमें आने में इनको ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च हो रहा है उसको भी निकाल रहे हैं। फिर प्रॉफिट इनको कुछ हिस्सा उसको भी देना पड़ता है, राजा को देना पड़ता है, वो दे रहे हैं। उसके बाद इनको यहाँ पर मार्केट में मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा इनको पैसा में बेचना पड़ रहा है। तो इन्होंने सोचा अंग्रेज़ों ने कि डायरेक्ट हम यहीं से क्यों ना खरीदना शुरू कर दें। तो फिर इसमें एक व्यापारी मिंडेल हॉल भारत आया जो अंग्रेज़ व्यापारी था। फिर महारानी एलिजाबेथ का प्रथम चार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी। अब 1500 में पूर्व में अंग्रेजों का या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि उन्होंने व्यापार चार्टर के थ्रू 1600 में पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो जितने भी नेशंस थे, यूरोपियन नेशंस, वहाँ के जो राजा थे वो एक अपने चार्टर के थ्रू या उनकी अनुमति के बाद ही भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार किया जा सकता था। पूर्व का मतलब वहाँ था यूरोप के अंदर, पूर्व का मतलब होता था भूमध्य सागर के पूर्व का हिस्सा। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए दिया गया था, यानी कि 1615 तक दिया गया। लेकिन मई 1609 में एक नवीन चार्टर यानी कि आदेश पत्र आया और उसके माध्यम से अनिश्चित काल तक यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। और फिर गुजरात में सूरत में कारखाने खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया। यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई, फिर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा गया, जो 1609 में दरबार में यानी कि आगरा में उस टाइम दरबार था, जहांगीर का भी ये दरबार में पहुंचा।
1611 में कैप्टन मिडलेटन को ने सूरत के निकट सवाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल या राजपूत किसी की जो अपना भले ही दुश्मन हो उसकी कोई स्ट्रेटेजी अच्छी होती थी या कोई नीति पसंद आती थी तो उससे सीखते थे। तो उन्होंने इसमें प्रभावित होकर इसकी के मुगलों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। और पुर्तगाली या डच उस टाइम बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। तो जब एक ब्रिटिशर उसको हरा रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रभावित होगा कि अब कौन नया मैदान में आ गया ताकतवर जो जिसने इनको हरा दिया। तो पुर्तगालियों को हराकर 1609 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर यानी कि इनसे इंप्रेस होकर 1619 में सूरत में स्थायी कारखाना यानी कि परमानेंट फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी गई। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे, यानी कि 1611 में इनको जो ईस्टर्न कोस्ट था, ईस्टर्न कोस्ट पर अंग्रेजों को मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। फिर उसके बाद हॉकिंस और थॉमस रो, विलियम हॉकिंस 1609 में दरबार पहुंचा लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार भेजा गया जो 1619 तक ईस्वी तक वहां रुका और यहां से उनको वहां पर अनुमति सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी। और फिर इसमें जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 1619 में सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति मिली। फिर इसके बाद है अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1628 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की और इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पता चलता है। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया, यानी कि गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1622 में हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया और यहाँ पर सेंट जॉर्ज कॉलेज किले का निर्माण किया विजयनगर में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया जिसके भीतर कारखाने खोले गए, यानी कि ये जितने भी कारखाने इन्होंने बनाए वो सारे किलों के भीतर बनाए थे ताकि उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। आपको पता है कि उनके तीन ही महत्वपूर्ण व्यापारिक अंग्रेजों के तीन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, पहला बंबई, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो इनका जो बंबई कारखाना था, अब ये तीन जो हैं गवर्नर ये सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। सर जॉर्ज जैंडन 1662 से 1669, जेरोल्ड ऑंगियर ये आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम में भी 1662-1669 और सर जॉन चाइल्ड ये 1662 से 1669 तक ये भी रहे थे। तो यहाँ थोड़ा टाइम पीरियड गलत हो गया है, आई एम सॉरी, इसमें थोड़ा टाइम पीरियड में गलती हो गई है। तो जेराल्ड आंगियर जो थे वो 1669 से 1677 तक और सर जॉन चाइल्ड इनका कार्यकाल कितना था 1682 से 1690 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी 1677 में और इनकी 1669 में। तो ये इनका टाइमलाइन थी। इसके बाद फिर पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में ओडिशा के बालासोर और 1651 में हुगली में कारखाने खोले और बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कारखाने खोले। फिर 1658 में बंगाल, बिहार, ओडिशा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गया, यानी कि इनको डायरेक्ट इनका कंट्रोल कहाँ से किया जाता था, सेंट जॉर्ज किले से, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था। सेंट जॉर्ज किला कहाँ था, सेंट जॉर्ज किला हमने देखा था सूरत में किलेबंदी की गई थी। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर हुआ करता था, चंद्रगिरी में, विजयनगर के चंद्रगिरी में। तो इसके बाद आगे पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कि कपड़े के थान, सिल्क, चीनी, शोरा ये देश के अंदरूनी हिस्से में लाने के लिए कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। अब इससे ही बहुत परेशान थे क्योंकि इनका सारा कब्जा जो था भारत के तटीय क्षेत्रों में था, जैसे कि बंगाल, मद्रास और बंबई। अब इनको अंदर भी माल बेचना होता था, यूरोप में तो ये बेचते ही थे, ये अंदर भी माल बेचते थे। तो ये क्या करते थे, अब इनको यहाँ जितने भी शासक थे उनको चुंगी देना पड़ती थी। अब ये इससे बहुत परेशान थे चुंगी देने से। तो उन्होंने 1651, 1656 और 1672 में मुगल बादशाहों से फरमान प्राप्त किया और इनको चुंगी से आज़ादी मिल गई, चुंगी देने से बच गए। अब कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देना पड़ती थी। अब ये ईयरली एक मुश्त रकम अंग्रेजों को भारतीय जो क्षेत्रीय राजा थे उनको दे देते थे, या जो सूबेदार या नायब होते थे उनको दे देते थे। 1680 में मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाया गया। अब मुगल सम्राटों ने 1680 में कंपनी पर जजिया लगाया और इसके बदले कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, यानी कि सिर्फ सूरत में ही इनको व्यापार करने की अनुमति जो है बिना
सीमा शुल्क के नहीं थी, बाकी पूरे इंडिया के अंदर ये कहीं पर भी बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार कर सकते थे। अब कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। वही चीज़ कि ये इनसे एक मुश्त रकम, जैसे बटाई पे आज भी खेत दिए जाते हैं, ज़मीनें दी जाती हैं, तो एक ईयरली एक मुश्त रकम होती थी कि आपकी आमदनी कुछ भी रहे, आप हमें इतना पैसा, एक फिक्स अमाउंट साल के साल देते रहेंगे। तो ये उस पर उसके बाद आपको बाकी कितनी भी आप साल में कितनी भी बार यहाँ पर व्यापार करें उसकी चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। फिर शीघ्र अंग्रेजों ने सूतानाती में कारखाना स्थापित किया। अब जो बंगाल था वो 3 क्षेत्रों से उस टाइम मिलकर बना था, सॉरी बंगाल नहीं, कलकत्ता 3 क्षेत्रों से मिलकर बना था। सूतानाती, गोविंदपुरा और कालीकत्ता, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बना था और इसे किलेबंद कर लिया गया। 1696 में जमींदार शोभा सिंह ने बगावत की। 1698 में से 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। यानी कि जो जमींदार था शोभा सिंह, उससे 1200 रुपए में जमींदारी का जो है ठेका ले लिया। यानी कि 1200 रुपये उसको ईयरली भुगतान कर दिया जाता था और सारा जमींदारी जितनी वसूली की जाती थी वो अंग्रेजी कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाती थी। अब इससे सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता गांव की जमींदारी मिल गई, अंग्रेजों को मिल गई। अब इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब 1700 में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में किया गया था। फिर फर्रुखसियार फरमान और कंपनी व्यापार का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। अब इनको लालच पैदा हुई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छोटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितना भी मुगल साम्राज्य था वो छोटी छोटी रियासतों में बढ़ गया। 1717 ईस्वी में जॉन सरमेन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियार से फरमान पाने में असफल रहा। फिर इसमें फरमान पाने में सफल रहा। इनको विशेष अधिकार इन्होंने प्राप्त किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार। अभी तक तो कलकत्ता में था, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इन्होंने राजस्व वसूली का अधिकार मिला। फिर 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। यानी कि आपको 10,000 रुपये सालाना अदा करते थे और सूरत में उनको कोई भी कर उसके अलावा नहीं देना पड़ता था। कंपनी को 30,000 रुपये की वार्षिक रकम के बदले बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली। अब 30,000 रुपये सालाना बंगाल में देते थे और पूरे बंगाल में कहीं पर भी ये बिना सीमा शुल्क के व्यापार कर सकते थे। बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा दी गई। अब ये कंपनी क्या करने लगी थी, कंपनी अपने कारखानों में, बंबई के कारखानों में सिक्के डालने लगी थी। अब क्योंकि सोना चांदी इनको बहुत महंगा पड़ रहा था, या वहाँ पर सिक्के डालती थी। अब इन सिक्कों को वैधता बंगाल में भी प्रदान कर दी गई। फिर अंग्रेजों का व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। अंग्रेजों ने शीर्घी अरब सागर, फारस की खाड़ी और पर अपना अधिकार किया, जैसे कि हमने आपको बताया इंडिया आपका अरेबिक ओशियन पर और पर्शियन गल्फ पर, गल्फ ऑफ हार्मूज पर यहाँ पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत से नील, शोरा, मसाले, मलमल इत्यादि लाते थे और अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुँचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपने समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक विस्तार प्रारंभ किया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 ईस्वी तक बंगाल की विजय के बाद से तो अंग्रेज ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता के अनुरूप व्यापार स्वरूप प्रदान किया। अभी हम इसके बाद अगले एक लेक्चर हो रहा है, उसमें हम फ्रेंच देखेंगे कि फ्रेंचों ने किस तरह भारत में अपना शासन स्थापित किया, और उसके बाद फिर हम एकदम प्योर फॉर्म में ईपीएफओ के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये भी ईपीएफओ से ही रिलेटेड है और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत मदद करेगा और आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेजों की नीतियां या जितने भी यूरोपियंस थी उनकी नीतियां इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस तरह भाग ले रही थी। यानी कि जितने भी आंदोलन हुए वो सारी इन नीतियों पर ही बेस्ड थे कि इन नीतियों को खत्म करने के लिए, जिस तरह इन नीतियों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उसके विरुद्ध ही सारे आंदोलन किए गए। चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो कृषि सुधार से रिलेटेड हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, महिला सुधार से रिलेटेड हो, चाहे वो विधवा शिक्षा से रिलेटेड हो या पुनर्विवाह से रिलेटेड हो, या स्त्री और पुरुष के बीच समानता से रिलेटेड हो, सारे जितने भी विद्रोह हुए वो सारे इन्हीं नीतियों पर बेस्ड थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।